Hi guys, my name is Nahidofficials. I am a professional English teacher as well as social science guide. So मैं करीबन 6 साल से पढ़ा रहा हूँ both English and social science. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सेवा का क्लास 10 का जो सोशल साइंस बुक है हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर 2 जो कि है राइज ऑफ गांधी. सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो. टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग आज 3 चीज़ों को देखेंगे. फर्स्ट, हाउ डिड गांधी इमर्ज्ड एज अ नेशनल लीडर. ठीक है. उसके बाद में हम फोकस करेंगे कि हाउ डिड ही यूज़ हिज प्रिंसिपल जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं, उसको कैसे उन्होंने एस्टेब्लिश किया. और उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे कि जो 3 डिस्प्यूट्स हैं इंडिया में आने के बाद जो उन्होंने सॉल्व किया और वो सॉल्व करने की वजह से वो किस तरह से इंडिया में जो है एक लीडर के हिसाब से सामने आते हैं. हाउ ही बिकम्स अ पॉपुलर फिगर. अब लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक. तुम्हारा जो टॉपिक है दैट इज राइज ऑफ गांधी. तो इसमें ओब्वियसली ये जो चैप्टर है हिस्ट्री चैप्टर 2 तुम लोग का, ये फुल ऑन चैप्टर जो है मैं कहूँगा द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट गांधी डिड. उसके बाद यहाँ पे बाकी और 2-3 चीज़ों के बारे में बात है, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी. उसमें गांधी तो इतना है नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स में गांधी के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे. गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी एंड उनका जो एंट्री होता है इन दी फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये एक तरह का लैंडमार्क है. क्योंकि उस समय में सबसे पहले टाइम फ्रेम को समझना पड़ेगा. टाइम फ्रेम ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 होने वाला था एंड वर्ल्ड वॉर 1 टुक प्लेस इन 1914. ठीक है. 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था. करीबन 1819 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया था. तो वर्ल्ड वॉर 1 के मतलब स्टार्ट के बाद, या मैं कहूँगा उस एक साल में, दैट इज 14, द ईयर 14, उसी में महात्मा गांधी जो यहाँ पे आते हैं एंड देन ही एक्टिवली उस वक्त कुछ कर नहीं पाते हैं, बट आफ्टर लाइक 2-3 years he becomes actively involved with the problems of the peasants, farmers और मिल वर्कर्स के साथ उनका प्रॉब्लम. एंड वही यूरोपियन जो कमिश्नर्स वगैरह जनरल्स वगैरह थे उनके साथ उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. तो उनका तो जो हिस्ट्री है वो किसी हीरो से कम नहीं है. जैसे फिल्म में यू माइट हैव सीन दैट हाउ अ हीरो एंटर्स, बिल्कुल उसी तरह से महात्मा गांधी का जो एंट्री है वो है. एंड इट इज़ अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री. बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये चीज़, क्योंकि ही एंटर्ड इन द सीन ऑफ पॉलिटिक्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 और आई कैन से थ्रू आउट वर्ल्ड वॉर 1. अब एक चीज़ ये है कि एलाइड फोर्सेस थे. वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत से ऐसे एलाइड फोर्सेस थे. एलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन था, यूएसए था एंड फ्रांस था. इन लोगों ने क्या प्रॉमिस किया, इंडियन लोगों को ये प्रॉमिस किया कि बिकॉज दे नीडेड मैन पावर, राइट, उनको दे नीडेड सोल्जर्स टू फाइट इन दी बैटल. तो उन्होंने इंडियंस को ये कहा कि इफ़ यू हेल्प अस इन दिस वार, तो एंड व्हेन दिस वार गेट्स ओवर, हम जब जीत जाएंगे तो हम तुम लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन दे देंगे. अदर वर्ड में कहूँ तो इंडिपेंडेंस दे देंगे तुम लोगों को. तो इससे जो है बहुत से ऐसे नेशनलिस्ट थे इंडिया में जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए एंड दे बिकेम वेरी इन्फ्लुएंस्ड. दे ऑल with their full effort started helping the British government also. बहुत सारे लोगों को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया जितने भी नेशनलिस्ट थे, और कहा कि लेट्स कम टुगेदर एंड हेल्प ब्रिटिश, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मेजर पॉलिटिकल गेन होने वाला था इंडियन लोगों के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, व्हेन द एलाइड फोर्सेस वोन, उन्होंने अपना बात बदल लिया. दे वर नॉट सेट अप टू एंड अप द कॉलोनियल सिस्टम. बिल्कुल ही कॉलोनियल सिस्टम एंड करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे वो. मतलब दे वर नॉट रेडी टू एंड कॉलोनियल पावर येट. इसके वजह से जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे दे ऑल बिकेम डिसल्यूशनल. इसका मतलब ये है कि ट्रस्ट करे कि ना करे, मतलब एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनियल पावर, मतलब ब्रिटिश के ऊपर से ऑलमोस्ट ट्रस्ट उठ गया. उस वक्त में और एक चीज़ हुआ, इंटरनेशनल एक सिचुएशन था. इंटरनेशनल सिचुएशन में यहाँ पे तुम्हारे बुक में जो चीज़ मेंशन की गई है वो है रशियन रेवोल्यूशन. ये हुआ था 1917 में.
थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रशियन रेवोल्यूशन मतलब क्या चीज़ है। रशिया जो है ओबियसली वहाँ पे ज़ार का राज चलता था, इट्स लाइक मोनार्कियल थिंग। तो एक तो रशिया जो है वो जर्मनी के साथ फाइट में था। अब ओबियसली ये भी एक प्रॉब्लम था कि रशिया के पास जर्मनी के मुकाबले फाइट करने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होते, चाहे वो मैन पावर हो या मेंटालिटी हो या वेपन हो, वो बराबर नहीं थे। ऑन टॉप ऑफ दैट ज़ार जो है उसने बहुत तरीके के टैक्सेस पॉलिसीज़ जो हैं अपने आम आदमियों के ऊपर लागू कर रखे थे, जैसे इंडिया में हुआ था। तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता है। उसके वजह से पीपल बिकेम वेरी वेरी एंग्री एंड उन्होंने पूरा जो ये उनका कॉलोनियल पावर है इसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की और एक नया टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। ये जो खबर है 1970 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, ये इंडियन जो अखबार हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें आने लगी, रेडियो में लोग सुनने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेव अ ग्रेट इम्पेटस, एक बहुत ही मैसिव फोर्स आया। people's mentality changed because when they heard that अगर रशिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और नेशनलिस्ट के दिल में इस न्यूज़ को सुनने के बाद एंड when they analyzed and got to know a lot about this situation, बहुत ही सारा स्ट्रेंथ एंड एनर्जी आ गया इन दी कॉमन पीपल। उनके दिमाग में ये आइडिया आ गया दैट इफ द कॉमन पीपल कम टुगेदर तो हम इस चीज़ को पूरी तरह से हरा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। रशियन रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया के जितने भी फ्रीडम लवर लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा प्रोत्साहन दिया है। इसका मतलब इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया है ताकि देश के फ्रीडम पाने के लिए। ऐसा है कि लोगों के अंदर ऐसा एक एटीट्यूड आ गया कि इफ रशिया कैन डू इट देन वी कैन डू इट एज वेल। ये सही टाइम है। इसी टाइम पर ऑलमोस्ट जो है महात्मा गांधी काइंड ऑफ एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन साउथ अफ्रीका। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ऑलरेडी एक क्वाइट एमिनेंट लीडर बन गए थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जब वो पढ़ने गए थे तो वहाँ पे इंडियन लोगों के साथ जो खराब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मैं कहूँगा रेसिज्म जो हो रहा था, उसके अगेंस्ट में वो फाइट कर रहे थे। तो उसकी वजह से साउथ अफ्रीका में ही बिकेम क्वाइट अ पॉपुलर फिगर। इंडिया में आने के बाद जैसे डिस्कशन के पहले ही मैंने बताया था कि उन्होंने कुछ डिस्प्यूट्स, लोकल डिस्प्यूट्स, किसानों को लेके जो डिस्प्यूट्स होता था उनको सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे चंपारण, खेड़ा है, अहमदाबाद है, ऐसे इलाकों में उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की एंड ही बिकेम ट्रायम्फेंट, वो विनर बन गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों के माइंड में एक इमेज आ गया दैट दिस गाय इज़ लाइक सेवियर। ये सेवियर, ये बंदा हमें दिला सकता है जो हम चाहते हैं। तो ओबियसली इसकी वजह से जो ट्रस्ट है वो महात्मा गांधी के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अब यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है, इफ़ यू हैव योर बुक ओपन बिकॉज द एंटायर डिस्कशन इज प्योर टू योर बुक, कि उन्होंने जो है अपना जो आइडियोलॉजी है उनका, महात्मा गांधी की कुछ आइडियोलॉजीज है, जैसे मैंने बताया नॉन वायलेंस इज अ पार्ट ऑफ सत्याग्रह। नॉन वायलेंस ओबियसली पता है कि मतलब हम वायलेंट बिल्कुल ही नहीं होंगे, और सत्याग्रह इज ऑलमोस्ट लाइक यू वर नेवर गोना लाई, झूठ नहीं बोलना है, होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी आ जाए जिंदगी में। बट उन्होंने ये सिर्फ ये नहीं कि ये दो प्रिंसिपल्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए कि आपको नॉन वायलेंट नहीं होना है, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ ऑल द टाइम, बट ही हैज़ डन अदर थिंग्स। जैसे उन्होंने ब्रिटिश को इंडिया से ड्राइव आउट करने, मतलब कंपेल किया ब्रिटिश को इंडिया से बाहर जाने के लिए। ही ऑलमोस्ट फोर्स देम टू गो आउट एंड अल्टीमेटली हमें पता है 1947 में हमें जो है आज़ादी मिली। जैसे मैंने कहा आज़ादी से पहले, इसका मतलब इंडिया में ज्वाइन करने से पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। 1893 में वो साउथ अफ्रीका में थे। उस समय में वहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन लोगों के साथ जो रेसिज्म हो रहा था, मतलब का स्किन का कलर को लेके या किसी तरह का जो इक्वालिटी, इक्वल ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए थे, नहीं मिल रहे थे, इन सारे चीज़ों को लेके वहाँ पे फाइट कर रहे थे। एंड ही वॉज ओनली 24 ईयर्स ओल्ड। इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ 24 साल का एक लड़का साउथ अफ्रीका में पढ़ने गया एंड ही इन्वॉल्व इन अ मैटर लाइक दैट। अब जो है हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे, क्या है। लेट्स जस्ट लुक एट दैट। महात्मा गांधी जो है वो पोरबंदर करके गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 2, 1869 में। एंड ही वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू फैमिली। ऐसा नहीं है कि मतलब एक नॉर्मल फैमिली में उन्होंने
जन्म लिया। उनका फैमिली अच्छा खासा लाइक वॉज वेल टू डू फैमिली, एजुकेशन के लिए फाइनेंस कर सकते थे क्योंकि वो बाहर जाके पढ़े हैं। ऑब्वियसली इससे पता चल रहा है कि हिज फैमिली वॉज क्वाइट वेल टू डू। वो इंग्लैंड में गए 1888 में लॉ पढ़ने, ठीक है, कानून पढ़ने वो गए क्योंकि उनको लॉयर बनने का मतलब ये था, ही वांटेड टू बिकम अ लॉयर। एंड इंडिया में वो वापस आ गए बैरिस्टर बन के, ठीक है, 3 साल में बैरिस्टर बन के वो वापस आ गए 1891 में। उसके बाद उन्होंने राजकोट और बॉम्बे ये 2 जगह में ही वर्क देयर फॉर सम टाइम एज अ लॉयर। उसके बाद कुछ काम से साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिस जगह का नाम है नताल, तो वहाँ पे एज पार्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क उनको वहाँ पे जाना पड़ा। तो अब जो है महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका में चले गए 1893 में। अब जब वो वहाँ पे गए ही सो दैट कि यहाँ पर जो है इंडियन लोगों के साथ एक बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब सोसाइटी में इक्वल राइट्स इंडियन लोगों को नहीं मिल रहा है। उनको बहुत ही ऐसे मैं समझ लो कि क्लास वाइज बहुत नीचे देखा जा रहा है एंड सारे वो सुविधाओं से इनको डिप्राइव किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी ने कई ऐसे ओकेशन थे जहाँ पर जो है इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट करने की उन्होंने कोशिश की, बट ही वॉज ह्यूमिलिएटेड मोर देन वंस। ऐसे बहुत बार हुआ कि गांधी जो हैं वो ह्यूमिलिएट हो गए एंड इट्स बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने सोचा कि अब और नहीं सहना है, आई हैव टू डू समथिंग एंड इट्स एट दैट टाइम ही इमर्ज्ड एज अ लीडर एंड ही डिसाइडेड दैट कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसके खिलाफ मैं कदम उठाऊंगा एंड आई विल इन्वॉल्व पीपल इन दैट मैनर। तो उन्होंने क्या किया, उस समय में एक पॉलिटिकल एसोसिएशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है नताल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे इधर पे है, उन्होंने वहाँ पर इसको निकाला एक एसोसिएशन जिसका नाम दिया नताल इंडियन कांग्रेस, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ओबियसली इस नाम से पता चल रहा है कि उस न्यूज़पेपर में वही सारे चीज़ें लिखते थे जो इंडियन लोगों के साथ हो रहा था। एट दैट टाइम इन साउथ अफ्रीका देयर वर लॉट ऑफ लाइक इंडियन पीपल, सो चलता बहुत था। और उसमें इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते थे कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, हम इसको लेके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके खिलाफ हम कैसे मतलब इस चीज़ को बंद कैसे करा सकते हैं, इन शॉर्ट अवेयर कैसे हो सकते हैं। एंड इसमें जो है इन्होंने 2-3 चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा फोकस किया, जैसे मैंने कहा एक अवेयर करना, दूसरा है इंडियन लोगों को एजुकेट करना और उनके जो ग्रीवांसेस हैं, इसका मतलब उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्नमेंट के आंखों तक लाना। किसी दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद अस, हम नहीं चाहते ये हो और इसे आप फिक्स करें। एंड इस स्ट्रगल के दौरान जब ये स्ट्रगल चल रहा था साउथ अफ्रीका में, महात्मा गांधी जब ये स्ट्रगल कर रहे थे उस समय उन्होंने पहली बार जो है उनका जो वेपन, एक तरह का ये वेपन है, बड़ी हथियार नहीं है, मेंटल वेपन है जिसको कहते हैं नॉन वायलेंस, इसका इस्तेमाल किया। नॉन वायलेंस जो है लेटर इट केम टू बी नोन एज सत्याग्रह। तो पहली बार जो है इन्होंने साउथ अफ्रीका में ये जो उनका प्रिंसिपल है इस नॉन वायलेंस को इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो भी मांग वो कर रहे थे वहाँ पे, ही वॉज नॉट डूइंग इट इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस तरीके से कर रहे थे, बिल्कुल शांत प्रकृति से कर रहे थे। इसका हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे वी हैव अ मूवी कॉल्ड मुन्ना भाई MBBS या फिर लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें जो प्राइम कैरेक्टर है मुन्ना भाई वो गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो वहाँ पे अगर वो फिल्म देखिए तो ओबियसली यू नो कि सत्याग्रह चीज़ क्या है, नॉन वायलेंस चीज़ क्या है। गांधी इज़ लाइक इफ़ यू स्लैप मी ऑन दिस चीक, आगे कर देते दूसरा चीज। बहुत सारे लोग इसके ऊपर हंसते हैं, बट देयर आर इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक फिलॉसफी भी है। अगर तुम लोग को जाननी है तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो ये जो ह्यूमिलिएटिंग लो था वहाँ पे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक दो नहीं था, बहुत तरीके के थे। इसके खिलाफ वो जाग गए एंड उन्होंने पहली बार अपना ये जो वेपन है नॉन वायलेंस, ये उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये देखो एक जगह है वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, इस जगह का नाम है ट्रांसवाल प्रोविंस, जहाँ पर इंडियन लोगों को घुसने नहीं देते थे। सो उस जगह में भी उन्होंने मतलब उन लोगों के राइट्स के लिए, ताकि लोग उस प्रोविंस में घुस पाए, उस इलाके में घुस पाए, उसके लिए भी उन्होंने सेम स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। इट्स द सेम थिंग। नॉन वायलेंस पहले इसका नाम था, बाद में ये चेंज होकर सत्याग्रह हो गया। वो उन्होंने वहाँ पे जो है इस्तेमाल किया। सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड अगेंस्ट अ जुडिशियल डिसीजन विच मेड इलीगल। अच्छा, तो इसको छोड़ते, जैसे मैंने कहा एक प्रोविंस था ट्रांसवाल,
वहाँ पे लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही यूज दैट पॉलिसी। इसको छोड़कर साउथ अफ्रीका में जो इंडियन लोग रहते थे, एंड ऑब्वियसली उनमें मैरिजेस होते थे, उन मैरिजेस को ऑफिशियली रजिस्टर किया नहीं जाता था, एंड यू कुड नॉट मैरी अकॉर्डिंग टू योर लाइक रिचुअल्स, नहीं कर सकते थे। अगर तुम्हें शादी करनी होती थी साउथ अफ्रीका में, तो तुम्हें जो है क्रिश्चियन रूल्स के मुताबिक करनी होती थी। तो इस ह्यूमिलिएटिंग लॉ के खिलाफ भी उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, लोगों को बताया कि यू कैन नॉट टेल अस हाउ टू मैरी हम, बिकॉज हमको पता है देश, हमारा देश सेकुलर है। तो उस समय में महात्मा गांधी वहाँ पर सेकुलरिज्म के लिए फाइट कर रहे थे। ऑन टॉप ऑफ दैट गांधी जो है ही वॉज अरेस्टेड, गांधी अरेस्ट हो गए थे, और उनको जो है करीबन 9 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। एंड बट बाद में उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट जो है ये पास हुआ, जिसके मुताबिक जितने भी भारतीय लोग वहाँ पर जेल में थे उनको छोड़ना था। तो उस हिसाब से महात्मा गांधी 9 महीने वो जेल में थे, फिर वो छूट गए। इससे देखो एक बात ये पता चल रहा है, एक बंदा जो है सिर्फ किसी के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए इतना कुछ कर रहा है, एंड इवन ही इज गोइंग टू जेल एंड इज़ नॉट सैड अबाउट दैट। द वर्ड सत्याग्रह, ये जो वर्ड है, पहली बार महात्मा गांधी ने इस वर्ड को साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा, नॉन वायलेंस लीडर केम टू बी नोन एज सत्याग्रह, तो पहली बार इन्होंने इसका जो है इस्तेमाल साउथ अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है सत्या विच मीन्स ट्रूथ, एंड आग्रह मीन्स एडहेरेंस, और आई कैन से होल्डिंग ऑन टू फास्ट। अगर इन दोनों वर्ड को हम लोग कंपाइल करें तो एक मीनिंग आता है होल्डिंग ऑन टू फास्ट। इसका मतलब सच्चाई के लिए you have to true to yourself, और and rest is hold on to fast। जब तक मतलब प्राण ना चला जाए तब तक तुम्हें जो है सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले हमने हमारे इंडियन पॉलिटिकल सीन में अन्ना हजारे करके एक व्यक्ति को देखा था, दिल्ली में जो है लोकपाल बिल के लिए बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे वो। तो ये जो व्यक्ति हैं ये टोटली गांधीयन प्रिंसिपल्स को बिलीव रखते हैं उसके ऊपर। तो उन्होंने जो है तुमने देखा होगा फास्ट किया होगा, एंड ही ऑलवेज एनकरेज पीपल नॉट टू गो वायलेंट एंड नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें। तो ही इज़ अ फॉलोअर, एंड उन्होंने वही सारा सत्याग्रह प्रिंसिपल्स का ही इस्तेमाल किया। सत्या मतलब ट्रूथ होता है, एंड आग्रह मतलब एडहेरेंस, होल्डिंग, एंड्योरेंस, होल्डिंग ऑन टू फास्ट। तो इसका मतलब जान प्राण चला जाए लेकिन सच्चाई का पीछा नहीं छोड़ना है, सच्चा हमें रहना है, होल्डिंग ऑन टू ट्रूथ नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ। गांधी जी एक्सप्लेन, उन्होंने ये बताया कि सत्याग्रह जो है वो सिर्फ एक पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। अब पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है? पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है अदर वर्ड में नॉन कोऑपरेशन करना। इसका मतलब वही एक सत्याग्रह का ही प्रिंसिपल है, मीन्स इट इज़ एन इलैबोरेटिव फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। तो उन्होंने कहा कि ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब अगर तुम सत्याग्रह कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है चीज़ों के गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो और उसको काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहे हो, वो नहीं है। एंड ही तो क्या है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक एक्टिव एंड इंटेंस मूवमेंट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टुगेदर टू ज्वाइन, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब आते हैं तब जाके ये मूवमेंट जो है ये बनता है। तो सत्याग्रह डजंट मीन पैसिव रेजिस्टेंस, इट मीन्स large number of people coming together and fighting for one cause in a peaceful manner, that is using the same strategy. While he was evolving the concept of satyagraha, जब ये सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो जब महात्मा गांधी बना रहे थे उस वक्त he was influenced by 2 philosophers or I would say writers, एक है टॉल्स्टॉय, दूसरा है thoreau। ये 2 राइटर्स हैं। इन 2 राइटर्स से महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, एंड बेस्ड ऑन द राइटिंग्स दैट दीज पीपल रोट, इनको पढ़ने के बाद उन्होंने सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है इसको इवॉल्व किया। महात्मा गांधी जी के जो एक्टिविटीज़ साउथ अफ्रीका में रहे, उन एक्टिविटीज़ की वजह से महात्मा गांधी जो हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए एंड एक आइडियलिस्टिक लीडर के रूप में परिवर्तन हो गए।
ना ये बोलने के पीछे ये कारण है कि व्हेन ही स्टार्टेड द मूवमेंट एंड व्हेन ही डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह ही वाज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। सो उन्होंने जब वहाँ पे ये सारा चीज़ें किया साउथ अफ्रीका में, दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट मेड हिम मैच्योर एंड एन आइडियलिस्टिक लीडर। अब आइडियलिस्टिक लीडर कौन होता है? आइडियलिस्टिक इंसान वो होता है जिसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं और जिसे देख के तुम्हें लगता है मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो मैच्योर हुए और वो एक आइडियलिस्टिक लीडर बने। इसका मतलब सबके आंखों में उनका इमेज बना एंड एवरीबडी वांटेड टू बी और हैव थिंग्स दैट महात्मा गांधी हैड। महात्मा गांधी जो है इसी सेंस के साथ वो साउथ अफ्रीका से वापस आ गए 1915 में। पिछले मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि इंडियन रिलीफ एक्ट के दौरान वो जेल से छूटे। ही वॉज इन द जेल फॉर 9 months क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन थे जिनके खिलाफ वो फाइट कर रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज इन द जेल। सो इंडियन रिलीफ एक्ट जो पास हुआ था 1914 में उसके मुताबिक छूट गए एंड ही केम बैक टू इंडिया इन 1915। जब वो 1915 में इंडिया आए he was already with the mindset of doing something revolutionary, you know, doing something out of the box, and he had the zeal to help the poor people. जब वो वापस आ गए he took to resolve many problems of the common man, especially farmers, peasants. इन सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने को लग गए। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे, इसका मतलब तुम जब इस क्लास से पूरी क्लास में जाओगे, जब गांधीन प्रिंसिपल्स गांधी की कोई स्टडी होती है तो तुम जानोगे कि किस तरह से गांधी जी इन सारे मैटर्स पर इन्वॉल्व हुए। अभी सिर्फ इतना जान लो कि गांधी जो है आने के बाद एक्टिवली पॉलिटिकल सीन में इन्वॉल्व हो गए एंड ही इमर्ज्ड एज अ लीडर। और जो लोग जो हैं डिप्राइव थे उन सारे लोगों के लिए वो जो है एक मसीहा बन गए एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द डिस्क्रिमिनेशंस दीज पीपल वेर फेसिंग। अब यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स हैं, लोकल झगड़े हैं जो उन्होंने सॉल्व किए। लोकल झगड़े मतलब लाइक इट्स नॉट द कम्युनिटी झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा है। लाइक चंपरान जो है ये नॉर्थ बिहार में आता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे किसानों को लेके, बताऊँगा मैं कुछ देर में। खेड़ा एक जगह है जो गुजरात में, वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। एंड अहमदाबाद ये दूसरी जगह है, यहाँ पे भी तीसरी जगह है, यहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। ये सारा एक्टिविटी जो है यहाँ पे बताया गया है कि 1970 से लेकर 1918 में हुआ था, बट प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। 15 में वो आए, 16-17 डिवेलप हुआ ये पूरा मैटर। एंड ये जो इन्होंने इन 3 जगहों पर इन्होंने जो फाइट किया इनिशियली इंडिया में वापस आने के बाद कॉलोनियल पावर के साथ, एंड बिकॉज ऑफ द फाइट दैट ही हैड, उनको जो है एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बनने में बहुत सारा मदद किया एंड ही इमर्ज्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर। मतलब सब लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, जो कॉमन मैन हैं, वो महात्मा गांधी में एक मसीहा देखने लगे कि लाइक या ही इज़ द गाय, ही हैज़ मच आइडियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ये हमें वो चीज़ दिला सकते हैं जो हमें चाहिए। एंड इसकी वजह से ही महात्मा गांधी जो है ओवरऑल टर्न अप हो गए टू आई वुड से लोकलाइज लीडर, और अब कुछ ही देर में जो है वो नेशनल लीडर भी बन जाएंगे। तो चंपारण में उन्होंने क्या किया? चंपारण जो है वो नॉर्थ बिहार में है। चंपारण में एक प्रॉब्लम चल रहा था, पेजेंट्स जो किसान हैं उसका लैंडलॉर्ड्स के साथ प्रॉब्लम चल रहा था। इसलिए क्योंकि शायद जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही टैक्स इम्पोज कर लिए थे इनके ऊपर, और ये किसान के लिए पॉसिबल नहीं था इतना सारा टैक्स पे करना। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। उसको भी महात्मा गांधी जी ने सॉल्व किया। वहाँ पे बहुत सारा इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल, यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो चंपारण में उन्होंने किसानों का प्रॉब्लम ले लिया। किसान जो है लैंडलॉर्ड्स के साथ इनका जो प्रॉब्लम चल रहा था, ज़मींदार लोग थे जिन्होंने ज़मीन दिया था, उनके अगेंस्ट जो प्रॉब्लम चला रहा है बीच में, उसको सॉल्व करने की कोशिश की। खेड़ा एक जगह है गुजरात में, ही फॉट अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू व्हेन देयर क्रॉप्स फेल्ड। तो खेड़ा में भी उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के साथ ही फाइट किया, बट वहाँ पे कुछ अलग चीज़ हुआ। वहाँ पर जो है किसान जो है जिन्होंने उस साल में क्रॉप जो प्रोड्यूस किया था, कुछ कारण से क्रॉप प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं हुआ। और क्रॉप प्रोड्यूस ना होने की वजह से अब टैक्स तो ऑब्वियसली दे नहीं पाएंगे सारे लोग, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अनविलिंग टू लिसन टू एनी ऑफ द प्लीज ऑफ द कॉमन मैन। वो कह रहा था तुम्हारा खेती हो ना हो, वी नीड आवर टैक्सेस बैक, हमें अपना टैक्स चाहिए। तो उस जगह में ये प्रॉब्लम आ गया कि गरीब लोग हैं, उनके पास तो खेती बाड़ी ही नहीं हुई, कहाँ से देंगे टैक्सेस। तो महात्मा गांधी के पास गए एंड महात्मा गांधी वेंट देयर एंड उन्होंने बहुत सारा जो है इसको लेके प्रोटेस्ट करा उन्होंने। एंड ये सारे जितने भी प्रोटेस्ट महात्मा गांधी ने किए
और एक अहमदाबाद में है मिल वर्कर्स के साथ। इस सब में महात्मा गांधी जो है बहुत बार ह्यूमिलिएट हुए हैं। जितनी बार भी वो धक्के मार के उनको निकाला भी गया, बहुत बार उनको अरेस्ट के धमकी भी दिए गए, और यहाँ से मतलब ये गांव छोड़, क्योंकि वो उस गांव में चले गए थे, गांव छोड़ के चले जाओ ऐसे भी उनको धमकी दिया गया था। बट इवन आफ्टर दैट महात्मा गांधी डिड नॉट टेक दी मेथड्स ऑफ वायलेंस। वो शांति रहे, अपने सत्याग्रह प्रिंसिपल से पे ही टिके रहे, वहीं पे रहे। सो इमेजिन कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही वाज। अहमदाबाद में इन्होंने मिल वर्कर्स का प्रॉब्लम था मिल ओनर्स के साथ। इसका मतलब जो मिल ओनर्स थे वो मिल वर्कर्स से ज़्यादा काम करा रहे थे, 8 घंटे से ज़्यादा काम करा रहे थे, वेजेस बहुत कम दे रहे थे। सो महात्मा गांधी टुक दैट एज एन इनिशिएटिव। वहाँ पे भी उन्होंने इस पूरे मैटर को लेके जो है प्रोटेस्ट किया, और बहुत सारा ह्यूमिलिएट हुआ है महात्मा गांधी, बहुत बार वो ह्यूमिलिएट हुए। ये जितने भी ये जो 3 फाइट्स हैं, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, तीनों फाइट्स में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया। इसका मतलब कहीं पे भी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, खून खराबा ये करने की नहीं सोची। एंड महात्मा गांधी सेज दैट ये जो तीनों मूवमेंट है इसमें सबसे बड़ा वेपन जो उनके लिए था, इट वाज द मास पार्टिसिपेशन। इसका मतलब बड़े तौर पर लोगों का समागम और लोग एक साथ आना, लोगों का पार्टिसिपेट करना। बिकॉज सी a movement becomes stronger when large number of people gather together and fight for the same cause। उसकी वजह से ही तो हमें आज़ादी मिली है। तो ये सेम चीज़ जो है इन 3 गांव में हुआ था जब महात्मा गांधी ने ये इनिशिएटिव लिया था कि इनको इन किसानों का राइट्स, मिल वर्कर्स का राइट दिलाएंगे। सो जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था, दैट इज़ 1914, उस वक्त में सारे जो इंडियन लोग थे दे रेंडर्ड देयर सर्विसेज टू द ब्रिटिश। अनडाउटेडली सब लोगों ने जो है ब्रिटिश की मदद की, क्योंकि दे वर होपिंग कि इसके ख़त्म होने के बाद हमें जो है कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसमें जितने भी नेशनलिस्टिक लीडर थे उन सब ने जो है ब्रिटिश के लिए लॉयल्टी दिखाई। बट महात्मा गांधी ही ऑल्सो शोड ग्रेट एंथुजियाज्म। उस समय गुजरात में थे, गुजरात के जितने भी पेजेंट्स थे उन सारे पेजेंट्स को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, आप ज्वाइन करिए। एंड व्हेन अलाइड फोर्सेस विन, ब्रिटेन जब जीत जाएगा, एज दे हैव प्रॉमिस्ड, वो हमें पूर्ण स्वराज हमारा इंडिपेंडेंस हमें वापस दे देंगे। तो महात्मा गांधी वॉज क्वाइट फेथफुल अनटिल 1918। ठीक है, 1918 तक महात्मा गांधी बिल्कुल ही फेथफुल थे, सपोर्टर थे। 1918 के बाद तो ब्रिटिश ने अपना रंग दिखाया। इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ मैं, और कहा कि नहीं हम लोग तो फ्रीडम नहीं देने वाले हैं, तो नहीं दिया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं, फिर सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे बहुत कुछ लॉन्च होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ये जो वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन लोगों ने मदद की, ओबियसली इंडियन लोगों को जो चीज़ प्रॉमिस किया गया था वो तो मिला नहीं, बट मदद तो किया इंडियन लोगों ने। इसके वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन क्या था, देश का हालत क्या हुआ था, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट थे जिन लोगों ने हेल्प किया, एक्सपेक्टेड दैट दे वेर गोइंग टू हैव ग्रेट पॉलिटिकल गेन। ग्रेट पॉलिटिकल गेन से यहाँ पे एक ही मतलब है कि इंडिपेंडेंस मिल जाएगा आफ्टर द ग्रेट वॉर विच इज़ द वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1918 तक चला, मिल जाएगा। लेकिन इट रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, मिला नहीं उनको। बट आफ्टर द पोस्ट वॉर, मतलब वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, देयर वेर सिवियर इकोनॉमिक हार्डशिप्स। पूरे देश में जो है इकोनॉमिक ड्रॉप डाउन हो गया, मतलब पूरा इकोनॉमी जो है वो ड्रॉप हो गया। लोगों के पास पैसे नहीं थे, देश के पास पैसा नहीं था। कहाँ पे होगा? क्योंकि वॉर में, विश्व युद्ध जब होता है तो उसमें देश का सारा पैसा लगाना होता है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया पूरे देश में। इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थे, जो खुद के जो इंडस्ट्रीज़ थे, लोकलाइज इंडस्ट्रीज़ थे, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा। एंड बिकॉज ऑफ द लॉसेस दे हैड टू क्लोज डाउन देयर इंडस्ट्रीज़ उनको बंद करने पड़े। एंड बिकॉज दे क्लोज द इंडस्ट्रीज़, जो वर्कर्स थे उन इंडस्ट्रीज़ में ऑब्वियसली दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। इससे बहुत सारे लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड हो गए। ऑन टॉप ऑफ दैट क्या हुआ कि देयर वेर हाई प्राइसेस, कमोडिटीज़ के दाम बढ़ गए। इन्फ्लेशन जिसे क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा था, हाई प्राइसेस आ गए कमोडिटीज़ के, और उसके साथ में आ गया पॉवर्टी, गरीबी आ गई चारों तरफ से। इसी पेजेंट्स जो हैं, जो किसान हैं, वो चारों तरफ से ये ग्रोन करने लगे, कंप्लेन करने लगे कि उनका जो
टैक्सेस है वो बढ़ गया है, ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव पॉवर्टी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ये सब नहीं देख रहा था क्या सिस्टम है क्या नहीं है, क्योंकि उसको वो पैसे कहाँ से लेगा, वो लोगों से पैसे लेगा। इसका एक एग्जांपल अभी हम दे सकते हैं, जैसे हम लोग का अभी सिचुएशन जो चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन जो यहाँ पे चल रहा है, इससे हमें एक चीज़ पता चलता है कि देखो कुछ दिन पहले बोलना नहीं चाहिए, लिकर शॉप्स वेर ओपन, पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए हैं, लिकर शॉप जो है उससे बहुत सारा टैक्सेस आए हैं, तो देश एक तरह से रिकवरी करता है और लोगों से ये चीज़ लेता है। एनीवेज उस वक्त में ब्रिटिश ने भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो किया, एंड जो किसान थे दे वर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे वर अंडर द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी एंड दे वर अनेबल टू पे द टैक्सेस। ऑन टॉप ऑफ दैट जो अर्बन एजुकेटेड बंदे थे, इसका मतलब मेरे जैसे लोग, ठीक है, अर्बन एजुकेटेड जो लोग थे वो भी दे ऑल्सो फेस सिवियर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई स्कूल है, ना कुछ है, एवरीथिंग फ्लूज डाउन, इट टुक सम टाइम टू स्टेबलाइज। जैसे आप लोग का ये सिचुएशन है, पैंडेमिक की सिचुएशन है, जब गेट ओवर हो जाएगा इससे तो इस तरह के प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, हमें पॉवर्टी देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, वैसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलेगी। इसके बाद एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी suffered a lot due to that, and because of Government of India Act 1919, Gandhi was quite disillusioned. Along with Gandhi there were other people, सारे के सारे disillusioned हो गए, गवर्नमेंट को ट्रस्ट करें ना करें। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1919 में ऐसे बहुत सी चीज़ें लिखे गए जिसमें जो है इंडियन लोगों के लिए जो बेनिफिट्स था वो बेनिफिट्स मेंशन नहीं किए गए थे। ऐसे बहुत से बेनिफिट्स हैं जो दिए नहीं गए थे। ऐसे लोग सोच रहे थे कि वार से रिकवर होने के लिए या तो टैक्सेशन माफ़ होगी या फिर एम्प्लॉयमेंट्स कहीं ना कहीं कुछ होगा, गवर्नमेंट कुछ रिलीफ फंड देगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस वक्त में। सो इसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया सफर्ड, और गांधी जो है टोटली एक सपोर्टर से एक नॉन कोऑपरेटर बन गए, कोऑपरेटर से एक नॉन कोऑपरेटर बन गए। तो या इसी के साथ हमारा राइज ऑफ गांधी ख़त्म होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन। बताओ मुझे कौन से स्कूल से हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछो। बायो में मेरा सब लिंक्स दिए हुए हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द लेटर पोर्शन, जैसे रावलात एक्ट क्या है, जालियनवाला मैसेकर, उसके बाद सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Till then, keep revising, and I will see you in the next video. Bye bye for now.